हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपनी जो पढ़ाई है नियमित रूप से कर रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ अपना जो दूसरा अध्याय है विश्व जनसंख्या, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही जो है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से देश में जनसंख्या अधिक है। अच्छा जी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और कौन कौन से महाद्वीप में कितनी कितनी पॉपुलेशन है उसके बारे में हमें अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा अपना 2 का अध्याय क्रमबद्ध तरीके से। देख लीजिएगा कि अपना 2 का अध्याय क्या है, विश्व की जनसंख्या, जनसंख्या का क्या घनत्व है, वितरण एवं वृद्धि। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व पढ़ेंगे। और हम जानेंगे कि कौन कौन से देशों में कौन से क्षेत्रों में जो है जनसंख्या निवास कर रही है। अच्छा जी, देखो वितरण का सामान्य अर्थ है क्या होता है, बांटना। सामान्य शब्दों में वितरण का क्या अर्थ होता है, बांटना। ठीक है, हाँ जी। यदि हमें जनसंख्या की बात करें तो आपको पता है कि जो है जनसंख्या को हम बांट नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, जनसंख्या को हमें बांट नहीं सकते। क्यों नहीं बांट सकते? क्योंकि जो व्यक्ति जो होते हैं, मानव जो है, उनका हम बंटवारा नहीं कर सकते। उनके 2 भाग थोड़ा ना कर सकते हैं। वो तो एक सजीव है ना, और निर्जीव चीज़ों का हमें बंटवारा कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमें बात करते हैं इसके वितरण की। तो देखो वितरण का यदि हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग करें तो वितरण का अर्थ क्या होता है, क्या होता है, जनसंख्या फैलाव। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व है, जनसंख्या फैलाव। ठीक है, हाँ जी, हम क्या पढ़ रहे हैं, जनसंख्या वितरण। और वितरण में क्या आएगा, जनसंख्या का फैलाव। मतलब कि जो जनसंख्या है वो कौन कौन से क्षेत्रों में रहती है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी जो है दिशा है मैप के अकॉर्डिंग, पश्चिम जो भाग है वहाँ जो निवास करती है। इसका मतलब जो है गोलार्धों के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन, जो पब्लिक रहती है, उसके बारे में हमें अध्ययन करेंगे। और घनत्व का अर्थ क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। इसमें क्या आएगा, कुल जनसंख्या, मतलब कि जो एरिया है उस एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या। और क्या आएगा कि कुल लोगों की संख्या, और साथ में जो है वहाँ रहने वाले प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कुल क्षेत्रफल। क्या, कुल क्षेत्रफल। ठीक है भाई, एरिया कितना है और उस एरिया के 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व है। हाँ जी, ठीक है, यहां तक ओके। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण और घनत्व का। एक भूगोलवेत्ता था, उस भूगोलवेत्ता ने जनसंख्या के वितरण और घनत्व की अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। उसके बारे में हम, उसके जो भूगोलवेत्ता है उसने जो एक अपनी जो विचारधारा दी है, उस विचारधारा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या का फैलाव मैंने आपको बता दिया, और जनसंख्या घनत्व मैंने आपको कुल जनसंख्या बटा जो है कुल क्षेत्रफल। कहने का मतलब जो है क्या, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का क्या अनुपात क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, हाँ जी। देखो किसी क्षेत्र विशेष में जैसे कि 15 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है, हाँ जी, तो मान लीजिएगा ये कितना है, 1,50,000। ठीक है, हाँ जी। और वो क्षेत्रफल कितना है, मान लो कितना है, 15 है। कितना है, 15 है।
ठीक है। तो आप कैसे करोगे इसके अकॉर्डिंग? मान लो उस क्षेत्र में 1500 लोग रहते हैं एक बार, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो 1500 में 5 का आप भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगी, हमारी जो कुल जनसंख्या है वो आ जाएगी। कैसे? जैसे कि 1500 में जो है आप जो है 15 का भाग देख लो, 15 का 15, ठीक है। 15 एकम 15 कितने हो गए? कितने हो गए बेटा? कितने हो गए? 100 लोग, ठीक है। हाँ जी, जो कितने लोग हो गए? 100 लोग। कहने का मतलब जो है 1,50,000 और 50,000 कुल जनसंख्या है, और क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा? 1500। उस यदि हम उसमें अनुपात करते हैं यानी भाग देते हैं तो हमारा कितना आ गया? जो है 100, ठीक है। हाँ जी, वो क्या कहलाता है? ये 100 घनत्व, ठीक है। हाँ जी, चलिए दोस्तों आगे हम शुरू करते हैं। जो इसका वितरण और घनत्व का जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखो, एक भूगोलवेत्ता था जॉर्ज बी क्रेसी नाम का एक भूगोलवेत्ता था। उसने जो है जनसंख्या वितरण और घनत्व की क्या दी? अपनी विचारधारा उसने दी। तो उसकी विचारधारा के अनुसार जो एशिया महाद्वीप है, क्योंकि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था आपको कि ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो है कौन कौन से महाद्वीपों में निवास करती है। जो एशिया महाद्वीप के अंदर मैंने क्या बताया था? एशिया महाद्वीप में जो है कितना 59.5% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। जबकि जनसंख्या घनत्व की मैंने क्या बताया था? जनसंख्या घनत्व कितना है? 146 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग रहते हैं। जबकि इसके विपरीत लास्ट में मैंने क्या बताया था? ओसेनिया, क्या? ओसेनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मैंने क्या बताया था? जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसमें कितना है? 0.5% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। जबकि वहाँ घनत्व कितना है? 5%। कहने का मतलब जो है 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 5 लोग, ठीक है। हाँ जी, ये क्या हो गया? जनसंख्या घनत्व। हाँ जी, तो ये जॉर्ज बी जो क्रेसी क्या कहता है कि एशिया महाद्वीप क्या कहता है? एशिया महाद्वीप के अधिक क्षेत्रों में कम लोग तथा कम क्षेत्रों में अधिक लोग क्या करते हैं? मतलब कि एशिया महाद्वीप के अधिक क्षेत्रों में कम लोग और कम क्षेत्रों में अधिक लोग रहते हैं। ठीक है। अच्छा, यदि हमें इसके
यदि जो है एकदम पुख्ता की बात करें, जो जॉर्ज बी क्रेसी, ये अगर हमने इसको अंडरलाइन कर देते हैं इसको ऐसे, तो क्या आएगा हमारा अधिक, क्या आ जाएगा यहाँ पे स्थानु। कहने का मतलब इसमें हमें बदलाव नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते इसमें हमें, और यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा स्थानु। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एकदम पुख्ता हो गई। जो भी आप डेफिनेशन लिखते हो, इसको यदि आपने ऐसे अंडरलाइन कर दिया तो उसका मतलब इसमें बदलाव नहीं हो सकता, ऐसे की ऐसी है। ठीक है, यदि आप ऐसे लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बहुत फेर बदलाव हो जाता है ना वर्डों में। ठीक है, हाँ जी। अब देखो जनसंख्या, आगे हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। क्या? जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमें अध्ययन करेंगे। देखो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा जी, इसके कितने कारक हैं? 3 कारक हैं। कितने हैं? 3 कारक हैं। नंबर 1, ठीक, क्या है? भौगोलिक कारक। नंबर 1 क्या है? भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक। अच्छा, भौगोलिक कारक के अंदर देखो, इसमें क्या आएगा? भौगोलिक मतलब कि जो हमारे आसपास का वातावरण है वो आएगा, कि कोई समतलीय भाग है तो कोई पहाड़ी भाग है, कोई समुद्री इलाका है तो कहीं क्या है, जो दलदलीय भाग है, तो वो क्या कहलाएगा? भौगोलिक। ठीक है, तो कहीं नदियां हैं तो कहीं झरने हैं तो कहीं मरुस्थल है तो कहीं समुद्र है। ये क्या हो गया? भौगोलिक में आएगा। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, इसका सीधा सा अर्थ है जो जनसंख्या है उसको प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कौन सा है? भौगोलिक। कहने का मतलब जलवायु अनुकूल मिलनी चाहिए, मतलब कि जलवायु कैसे होनी चाहिए? जो मानव के उपयोग्य हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, और जो किसानों के लिए क्या होना चाहिए? भूमि है वो उपजाऊ होनी चाहिए, और बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चिकित्सा की सुविधा भी चाहिए, और पढ़ने के लिए बच्चों को अच्छे अच्छे विद्यालय चाहिए, और साथ ही आने जाने के लिए यातायात की सुविधाएं चाहिए, और इसके विपरीत उद्योग धंधे भी होने चाहिए जहां लोगों को रोजगार भी मिल सके। तो कहने का मतलब जो पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं, कहने का मतलब कि ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में क्या होते हैं? रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि वहाँ जो है अलग अलग तरीके के काम होते रहते हैं, अलग अलग तरीके के रोजगार मिल जाते हैं। कोई जैसे ये मित्र का हो गया, कोई हाथ का मिस्त्री का काम करता है, कोई जैसे कि अपने लाइट फिटिंग का काम करता है, ठीक है, कोई सीमेंट बजरी इनका काम करता है, और जो कोई जो ऑटो वगैरह वगैरह चलाते हैं, कोई बस चलाता है, जैसे यातायात में आ गया, ठीक है, कोई सड़कें बनाता है, तो जैसे कि अपने रेलवे विभाग हो गया, ठीक है, और वायुयान हो गया, एयरपोर्ट वगैरह वगैरह में, तो वहाँ जैसे क्या होते हैं कि रोजगार के अवसर भी अधिक होते हैं, और लोगों को आने जाने की जो किसी प्रकार की समस्या भी नहीं आती, और किसी भी चीज़ की उपलब्धता वो क्या होती है, वह अधिक होती है।
कि जैसे कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ गई तो हम तुरंत जो है वहाँ मार्केट से लेके आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। जैसे शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, या फिर अपने घरेलू जो परचूनी सामान है, जो घर पे जिस सामान की आवश्यकता है वो हमको आसानी से मिल जाएगा। और जो है अच्छी लाइट की सुविधा भी मिल हमको, जो है शहर में रहते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से शहरों में अच्छी लाइटें आती हैं और वहाँ रोज़गार के अवसर भी अधिक होते हैं। और अधिक पॉपुलेशन होने की वजह से जो सरकार भी जो अधिक से अधिक उनको सुविधाएं देती है। अच्छा जी, तो मैंने क्या बताया, जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को जो प्रभावित करने वाले कारक उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक में सबसे पहले क्या आएगा, जलवायु। क्या आएगा बेटा, जलवायु। क्या आएगा, जलवायु। कहने का मतलब यदि मानव को रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो वहाँ क्यों निवास करेगा। साफ सुथरी बात है भाई, अनुकूल वातावरण मिलना तो बहुत ज़रूरी है ना। इसलिए यदि उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वहाँ वो आराम से निवास कर सकता है कि अधिक टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए और जो है अधिक क्या नहीं होना चाहिए, वहाँ का जो अपना वातावरण है वो बर्फीला भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही वहाँ क्या जो विभिन्न प्रकार के जो मौसमी घटनाएं हैं, जैसे बारिश है, ओस है, आंधी है, तूफान है, ये सारे जहाँ मतलब कि बहुत ही कम आते हों तो वहाँ जो जनसंख्या निवास करती है। कहने का मतलब वहाँ जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी क्या होगा, अधिक होगा वहाँ पे, और वहाँ पे जो है अधिक जनसंख्या रहना निवास करेगी। साथ ही जो है नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या है भाई, जलवायु तो यदि अनुकूल है तो मानव वहाँ निवास करेगा। नंबर 2 है भू आकृति। क्या है, भू आकृति। क्या है, भू आकृति। मतलब कि जिस स्थान पे हम रह रहे हैं वहाँ की भू आकृति, मतलब जो रह रहे हैं वो भाग कैसा है। हाँ, जैसे कि समुद्री भाग है, या फिर जो है पहाड़ी भाग है, हाँ, या फिर जो है नगरीय, जैसे नदी जहाँ बहती है, नदियों के किनारे जो देश बसे होते हैं वो भाग है, या फिर दलदलीय भाग है। ठीक है, जैसा कि आपको विदित है यानी कि पता है, जो दलदलीय भाग है वहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम मिलेगी आपको। जो समुद्री जो किनारे हैं वहाँ पॉपुलेशन अधिक निवास करेगी, क्योंकि वहाँ क्या होगी, उनकी जो जलीय आपूर्ति है वो उनको अच्छे से हो जाएगी और उनको रोज़गार के जो अवसर हैं उनको वो भी अधिक मिलेंगे। और साथ ही आने जाने की यातायात की सुविधा है भाई, नौका द्वारा, जहाज़ों द्वारा अपनी जो समस्त गतिविधियाँ कर सकते हैं और अपने रोज़गार के अवसर भी उनको मिल जाएंगे। अच्छी इनकम होगी, अच्छी पैदावार होगी तो वो अपने और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। और वहाँ अधिक गर्मी भी नहीं होगी और वहाँ अधिक ठंड भी नहीं होगी, इसलिए वहाँ जनसंख्या रहना निवास करेगी। वहीं यदि हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो जो पहाड़ी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि समतलीय भाग नहीं देखने को मिलता है और वहाँ आने जाने की में भी लोगों को परेशानी होती है। और साथ ही जो है वहाँ पे रहना क्या हो जाता है, यदि बारिश के समय वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगातार अगर बारिश हो रही है तो उनके कपड़े नहीं सूख पाते, जो यातायात के साधन हैं वो भी बंद हो जाते हैं, जो सड़कें होती हैं जो पहाड़ियों की काट कर बनाई जाती है वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, इसलिए वहाँ यातायात की भी समस्या होती है। इसलिए जो पहाड़ी इलाके हैं उन पहाड़ी इलाकों के बजाय जो समतलीय जो भाग हैं उनमें लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ यातायात की सुविधा भी अच्छी मिलेगी, साथ में जो अच्छी स्कूलें भी वहाँ पे मिलेंगी, चिकित्साएं सुविधाएं हैं वो भी वहाँ पे अच्छी मिलेंगी, साथ ही जो है कृषि योग्य भूमि भी लोगों को अच्छी मिलेगी, क्योंकि वहाँ समतलीय भाग है। समतलीय भागों में हम आराम से
कर सकते हैं, जबकि पहाड़ी भागों में हमको सीढ़ी नुमा खेती करनी होगी और समतलीय भागों में जो कृषि योग्य भूमि होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो है भू आकृति जो है वो मानव के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करती है। नंबर 3 टॉपिक देखो, नंबर 3 पे क्या आएगा हमारा, नंबर 1 पे जलवायु, 2 पे भू आकृति, नंबर 3 पे क्या है, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र। ठीक है भाई, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर कारक। ठीक है, सामाजिक या सांस्कृतिक कारक, क्योंकि हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, कारकों के बारे में। देखो सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों में क्या होगा भाई, जहाँ मतलब कि एक ही धर्म के लोग रहते हों, जैसे कि हिंदुस्तान को क्या बोलते हैं, हिंदू बोलते हैं, क्योंकि सर्वाधिक क्या निवास करते हैं, वहाँ हिंदू लोग निवास करते हैं। जबकि इंडोनेशिया में क्या होता है कि वहाँ जो मुस्लिम लोग हैं वो ज़्यादा निवास करते हैं। जहाँ मतलब कि मानव को शांत वातावरण मिलेगा और रहने के लिए, और अच्छी उनके लिए जो सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप हैं, धर्मों की आज़ादी होगी, आने जाने की किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और सभी धर्मों को पालन करने की यदि अब हमको छूट मिलती है, तो वहाँ क्या होगा, जो जनसंख्या अधिक निवास करेगी, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, सामाजिक गतिविधियाँ हैं, वो अच्छे से हम संपन्न कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को जो है सामाजिक व सांस्कृतिक जो कारक है ये भी प्रभावित करता है, क्योंकि हमें सामाजिक जो भी हमारी गतिविधियाँ होती हैं उन गतिविधियों को हम अपने सुचारू रूप से रख सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि यदि विरोध भी करेगा तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा हमें जो हमारे धर्म की, जाति की, समुदाय की छूट दी जाती है कि हम जो है किसी भी धर्म में हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग अलग अलग देशों में रहते हैं, और ज़्यादातर वहाँ लोग रहना निवास करेंगे जहाँ उनको क्या मिले, अनुकूल और शांत वातावरण मिले, और बहुत जो है हर प्रकार की सुविधाएं हों, और जो सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं उनको वो आसानी से पूरा कर सके। तो वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को जो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करता है। अच्छा जी, नंबर 2 देखो, नंबर 2 देखो, आर्थिक कारक। नंबर 2 क्या है, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक का मतलब क्या हो गया भाई, सीधी सी बात है, रहने के लिए समतलीय भाग मिल गया है, खेती करने के लिए भूमि मिल गई है, आने जाने के लिए यातायात की सुविधा भी मिल गई, इसके अलावा भी हमको चाहिए, क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा भी चाहिए, और यदि हम रोजगार करेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, उद्योग धंधों की आवश्यकता पड़ेगी भाई, जो उद्योग भी होने चाहिए, है ना। और यदि हमें शिक्षा की बात करेंगे तो अच्छे क्या होने चाहिए, स्कूलें होंगी, और यदि हमें चिकित्सा की बात करेंगे तो वहाँ क्या होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल भी होने चाहिए, तभी तो हमें सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो आर्थिक का मतलब वैसे अगर बेसिकली देखें तो क्या, यानी आप आर्थिक से याद रखो, धन या फिर आय से आप याद रखो। ठीक है, जब भी आर्थिक आ जाए तो आप समझ जाना कि वहाँ धन और आय से संबंधित बात आएगी, हमेशा याद रखना। ठीक है, हाँ जी। देखो भाई, सबसे पहला आर्थिक कारक में सबसे पहला क्या दिया हुआ है हमारा एनसीईआरटी बुक में, क्या दिया हुआ है,
खनिज। क्या दिया हुआ है? खनिज। सबसे पहला कारक कौन सा है? खनिज। क्या है? खनिज। ठीक है, सबसे पहला कारक है खनिज। अच्छा जी, नंबर 2 दिया है, वो देखो नंबर 2 क्या दिया हुआ है? नगरीकरण। नंबर 2 क्या है? नगरीकरण। नगरीकरण। और नंबर 3 क्या है? नंबर 3 पे हमारा दिया हुआ है औद्योगिकीकरण। क्या? औद्योगिकरण। ठीक है, हाँ जी। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा जो क्या कारक है? खनिज। मतलब कि खनिज किसे कहते हैं? जिन्हें हमें भूमि से खोद कर निकालते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज पदार्थ। ठीक है, और खनिजों को यदि हमें खोद कर निकालेंगे तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मशीन को चलाने वाले, ठीक है, यानी ऑपरेटरों की जरूरत पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, कौन चलाएगा उसको? लोग चलाएंगे मशीन को। तो वहाँ लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, आय के स्रोत मिलेंगे, और साथ ही जो वहाँ पब्लिक जो है अधिक निवास करेगी। ठीक है, जो पब्लिक अधिक निवास करेगी तो क्या होंगे? रोजगार के अवसर मिल रहे हैं उनको, और अपनी जो सुविधाएं हैं, कच्चा माल हो गया, उनकी सुविधा भी लोगों को मिल रही है। साथ ही जो कच्चे माल से जो खनिज पदार्थ जो मिला के जो पदार्थ बनाते हैं मानव उपयोगी, ठीक है, तो वहाँ भी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वहाँ जनसंख्या को प्रभावित करेगा, क्योंकि जनसंख्या वितरण और घनत्व तो वहाँ क्या होगा? अधिक होगा। दूसरा है नगरीकरण। नगरीकरण में क्या आएगा भाई? गांव के लोग जो है शहरों की तरफ पलायन करते हैं, तो उनको क्या मिलता है? अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, चिकित्सा सुविधाएं, और जो है अच्छे स्कूलें, साथ में अच्छी सड़कें मिलेंगी, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, और अपने जो सरकारी जो बसें हैं यातायात वाली वो मिल जाएंगी उनको, अच्छी सड़कें, और साथ में जो है अनुकूल वातावरण मिलेगा, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो वहाँ मानव निवास करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि नगरीकरण भी कहीं ना कहीं मानव को प्रभावित करता है। और गांव के लोग नगरों की तरफ पलायन क्यों करेंगे? क्योंकि वहाँ रोजगार के अवसर मिलेंगे और अच्छी धनराशि उनको प्राप्त होगी, इसलिए गाँव के लोग जो है शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 पे आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण में क्या आएगा? जो है अलग अलग तरीके के उद्योग, जैसे कि क्या हो गया? कपड़ा उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया। ठीक है, और ये क्या है? अलग अलग उद्योग हैं। सूती वस्त्र उद्योग हो गया। तो इनमें क्या होता है कि अधिक लोग जो काम करते हैं, उन काम करने का अलग अलग उनका तरीका होता है, और वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसे उत्तरी जो भाग है वहाँ लोग काम करते हैं, दक्षिणी जो इलाका है वहाँ भी उद्योग धंधे हैं, पूर्वी इलाका है वहाँ भी उद्योग धंधे हैं, और जो पश्चिमी इलाका है वहाँ भी लोग जो उद्योग धंधे करते हैं। तो मतलब कि जहाँ औद्योगिकरण अधिक होगा वहाँ भी क्या करेगी? पॉपुलेशन अधिक निवास करेगी, और वहाँ रहना भी अधिक पसंद करेगी, क्योंकि वहाँ रोजगार के अवसर हैं। और रोजगार के अवसर यदि अधिक हैं तो वहाँ क्या होगी? बेरोजगारी इतनी नहीं होगी, और वो देश या समाज या राष्ट्र उतना ही विकसित होगा, और इतना ही वो उनका जो आर्थिक स्थिति वो क्या होगी? मजबूत होगी। भाई हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान क्या है कि विकासशील देश है, जबकि अमेरिका क्या है कि विकसित देश है। क्योंकि उस देश के अंदर क्या है कि जो टेक्निक और तकनीकी वो क्या है? बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, और वहाँ नई नई तकनीकी का आविष्कार हो रहा है। नई नई तकनीकों के माध्यम से क्या कर रहे हैं? जो नए नए जो क्रियाकलाप हैं, जो नए नए जो काम है, वो तकनीकों के माध्यम से संपन्न कर रहे हैं। और नई नई तकनीकों के माध्यम से यदि संपन्न कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ औद्योगिकरण क्षेत्र क्या है? अधिक है। इसलिए वहाँ लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग ज़्यादा निवास कर रहे हैं वहाँ पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक कारक जो है वो भी मानव के जो घनत्व वितरण को प्रभावित करता है। नंबर
3 देखो, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 पे अपना आएगा सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। नंबर 3 पे क्या है? सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। कहने का मतलब है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक जो है वो भी मानव के जो है घनत्व एवं वितरण को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, क्योंकि जहाँ जो है शांत वातावरण मिलेगा, ठीक है, सभी जो है धर्मों को मानने की क्या मिलेगी, मतलब कि छूट मिलेगी, ठीक है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे कि भारत में क्या करते हैं, जो हिंदू जो लोग हैं उनको अपने धर्म की जो भी समस्त गतिविधियाँ होती हैं, जो भी उनके क्रियाकलाप होते हैं, उनको संपूर्ण छूट मिलती है। वहीं यदि मुस्लिम लोग हैं तो मुस्लिम लोगों के जो अपने धर्म से संबंधित जो भी गतिविधियाँ होती हैं, जो भी वो करते हैं, उनकी छूट होती है। साथ ही सिख लोग हैं, उन सिखों लोगों की जो अपने धर्म से संबंधित जो भी गतिविधियाँ होती हैं, जो भी उनके सामाजिक व जो सांस्कृतिक जो क्रियाकलाप होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग संपन्न करते हैं। इसलिए जहाँ शांत वातावरण मिलेगा और अनुकूल वातावरण मिलेगा, अपने संस्कृति और सभ्यता से संबंधित जो भी उनके क्षेत्र में आते हैं, जो अपने जो पूर्वजों से वर्तमान समय तक अभी निभा रहे हैं, मतलब अनुकूल वातावरण यदि उनको मिलता है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के अंदर, तो वो भी जो है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को जो है सांस्कृतिक एवं जो है सामाजिक कारक प्रभावित करता है, और वहाँ जो है पॉपुलेशन भी क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि वहाँ क्या मिल रहा है उनको, अपने धर्म और जाति से संबंधित जो उनको छूट मिल रही है, उस छूट के अकॉर्डिंग वो अपने जीवन का अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं, अच्छे से मतलब कि अच्छे से वो जीवन यापन कर सकते हैं। और वो भी जो है पॉपुलेशन डेवलपमेंट, मतलब कि जो है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे हमें इसी क्रमबद्ध तरीके से आपको समझाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। आज कैसा मैंने आपको पढ़ाया वो बताइएगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया वो भी बताइएगा। और ऐसे ही आपका प्यार और आपका आशीर्वाद और ऐसे ही मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं यही विराम चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।